थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे जो लोग बोले हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सुजीत कुमार जी ने शुरुआत की, फिर विजय पाल सिंह तोमर साहब ने उसमें कुछ अपनी बातें रखी, एस निरंजन रेड्डी जी ने उसमें और कसावट लाई, और एम थम्बुतुराई ने विरासत पे गर्व करने जैसी बातों का जिक्र किया। अशोक वाजपेयी जी ने भी इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातें रखी। विजय साई रेड्डी साहब ने कई चीज़ें, ट्रेनिंग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लीगल फी, ऐसी कुछ सुझाव दिए। जी के वासन साहब ने भी अपनी कुछ बातें रखी। राम जी ने कुछ आईपीसी के प्रावधानों को लेकर के चर्चा की, और रविंद्र कुमार जी ने लास्ट जो वक्ता हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। मैं सभी मान्य सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पे अपने विचार रखे। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं थोड़ा ब्रीफ में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 बना। इसका पर्पज़ था, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था सर, इसका पर्पज़ था कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लीगल प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, उनका कोई रेगुलेशन हो, इस पर्पज़ से उन्होंने इसको बनाया। फिर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया 1879 में, और उसमें ये जो सेक्शन 36 है जिसमें टाउट्स का जिक्र आता है, ये भी बना। फिर बॉम्बे प्लीडर एक्ट बना 1920 में। आप चूंकि इतिहास के जानकार हो इसलिए मैं कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। फिर 1926 में 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट भी बना। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने भी संविधान सभा में चर्चा करते हुए भी कुछ विचार आया कि ये चीज़ें देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल गई है, तो कुछ नया सोचना चाहिए। क्योंकि उस समय जब संविधान सभा थी उसमें बहुत लोग एडवोकेट थे, और मैं इस हाउस को बताना भी चाहता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो अधिकतर जो हीरोज थे वो भी अधिकतर एडवोकेट थे या बैरिस्टर कहलाते थे, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे जो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद जी जहाँ से आप आते हो वो रहे हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू रहे हों, या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हों, ये सब एडवोकेट ही थे। तो इन्होंने सोचा कि आज़ादी के बाद इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्यों हम इन पुराने जो अंग्रेजों ने जो बनाए हैं उसके अनुसार हमें चले, हमारा लीगल प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन। तो लॉ कमीशन को ये कार्य दिया, और लॉ कमीशन को जब ये काम सौंपा गया कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा रिफॉर्म करें और नई परिस्थितियों के अनुसार, फिर ये ऑल इंडिया बार कमेटी भी बनी। इसके लिए उन्होंने कहा कमेटी बना दो, और 1953 में उन्होंने कुछ सिफारिशें की, रिकमेंडेशन 1953 वहाँ से चल रहा है। और उसके बाद 1961 एडवोकेट एक्ट बना। इसको बार और लीगल एजुकेशन इसको रेगुलेट करने का विषय रहा। ये मैंने थोड़ा आपको इतिहास इसका जिक्र किया। ये सिंपल सा एक्ट है, लेकिन सुझाव बहुत आए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि ये एक्ट जो है ये 45 सेक्शन 45A को इंसर्ट करता है, और जो उस समय जो सेक्शन 36 था टाउट्स को लेकर के, उसको यहाँ ये कहता है कि इसकी ज़रूरत है। अब ये जो विषय जो आया बार बार कि टाउट्स की क्यों ज़रूरत है, तो लोगों ने कहा नहीं, ये दलाली नहीं होनी चाहिए न्यायालय परिषद में। तो फिर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में एक कमेटी बनी, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के कमेंट भी उसके लिए लिए गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए गए, कमेंट लिए गए। सभी ने माना कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन तो हो, जरूरी है, लेकिन टाउट से संबंधित प्रावधान रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये दलाली न्यायालय परिसर में ठीक नहीं है। जो ठगी करते हैं या दलाली टाइप लोग आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो था माननीय मेघवाल जी 1 मिनट, 6 बज रहे हैं। Sir, we are on the last item of the listed legislative business of the day, and the Honorable Minister is his reply is on. So, if the House agrees, we may continue with this till this business is. सदन की सहमति है, माननीय मंत्री जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं तो थोड़ा 2-4 मिनट तो आपने ना, इतना समय लिया, 2-4 आप रिप्लाई आप दें। रुको तो सही थोड़ा। माननीय मेघवाल जी, आप अच्छी तरह रिप्लाई दें। हाँ नहीं, अच्छी समय तरह से है। दे रहा हूँ मैं जो चीजें आई है उसका तो जिक्र करूंगा ही, पर कुछ अच्छी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रिपील कर दिया कि भाई जरूरत नहीं है, कॉलोनियल एक्ट है, लेकिन टाउट वाला प्रावधान रखा, और एडवोकेट एक्ट 1961 में जब इसको जोड़ा तब फिर ये विषय आया कि क्या करें। तो ये चिंतन होते होते ये इतनी कमेटियां बनी, सबने कहा कि न्यायालय परिसर साफ सुथरा। मैं डिप्टी चेयरमैन सर ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए लाए हैं। तो इसके मैं बैठे बैठे, मैं कभी तो नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन बैठे बैठे मैंने यहां लिखा, न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा। रूपाला जी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा, इस संशोधन से बिना दलाली के भी होगा काम पूरा। कोई जरूरत नहीं थी दलाल देने की, कोई। मैं राम जी अभी ठीक कह रहे थे, मैं एडवोकेट हूं, उनके लिए तो आईपीसी में प्रावधान है ना साहब, वो कोई हटाया थोड़ी है हमने, वो रहेंगे ही। कि कोई गलत परिचय देकर के किसी को ठगता है, 420 करता है, वो प्रावधान आईपीसी में है ही, वो अपना आप रहेंगे, वो हटाया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पटनायक साहब, वो रहेंगे। लेकिन ये जो टाउट्स वाला है, ये इसलिए जरूरी माना गया कि ऐसे लोग हैं जो वकील के पास चले जाते हैं कि साहब मैं कोई क्लाइंट लिया हूं क्या, क्लाइंट को कह देते हैं वकील मेरे जान पहचान का है, या आगे भी चल करके कह देते हैं जज भी मेरे जान पहचान का है? तो ये सब चीजें फिर साफ सुथरा कैसे हो गया न्यायालय परिसर? जब स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस बिल को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। देखिए, मैंने जब स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों का योगदान की बात की, संविधान सभा में भी अधिकतर वकील थे, 52 से आज तक वकीलों की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण रही है। बहुत से ऐसे वकील हैं जिन्होंने फ्री केस भी लड़ा है, तो समझा गया भी ये नोबल प्रोफेशन है, इसको गंदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें कार्रवाई का प्रावधान दिया, प्रक्रिया दी है। मैं एक चीज का जिक्र करूंगा, घनश्याम जी उधर चले गए, उन्होंने कहा घनश्याम का मतलब कृष्ण, मैं अर्जुन, और आप भी चूंकि इस चीज के जानकार हो तो मैं महर्षि अरविंद का एक जिक्र करके बात को रखूंगा। महर्षि अरविंद जब अलीपुर द्वार केस में जेल में थे तो लोग सोच रहे थे कि इनको सजा होगी, कुछ लोग कह रहे थे इनको फांसी की भी सजा हो सकती है, इतना बड़ा केस था। लेकिन अचानक आपको पता है साहब, आपको जानकारी है कि एक प्रसिद्ध वकील उस समय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे, श्री चित्तरंजन दास। महर्षि अरविंद ने वकील नहीं किया था साहब, ये नोबल प्रोफेशन है, उन्होंने वकील नहीं किया था, लेकिन अचानक श्री चित्तरंजन दास कोर्ट में पेश हो जाते हैं और जज को कहते हैं कि महर्षि अरविंद के पक्ष में मैं आया हूं, ये इसको गलत पकड़ा आपने, कोई केस इन पे लागू नहीं होता। तो महर्षि अरविंद से पूछा, ये आपके वकील हैं? तो अब ये तो कथा है कि उनको भी वहां कृष्ण दिखाई दिए, जज में भी कृष्ण दिखाई दिए, ये सब लिखा है किताबों में। लेकिन चित्तरंजन दास का मैं यहां इस अगस्त हाउस से अभिवादन करना चाहता हूं कि महर्षि अरविंद के बारे में उन्होंने सुना कि वो इतने महापुरुष हैं, किसी केस में फंस गए हैं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो बिना किसी के कहे हुए महर्षि अरविंद की आपकी ये वकील बन करके उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए आए, ऐसे चित्तरंजन दास का यहां स्वागत होना चाहिए, वो अनसंग हीरोज है। तो वो घनश्याम जी ने जो कृष्ण और अर्जुन की बात की, इसलिए मुझे ये याद है। मुझे उम्मीद है कि उनका वो कोट भी बताएंगे जो ऐतिहासिक है, जो अरविंद के बारे में। यस, वो कोट भी ऐतिहासिक है, आपका भी धन्यवाद नहीं। उसके लिए। यह अलीपुर बम केस था। एक विषय आया कि ये जो टाउट्स है इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए मैं इसमें प्रावधान बहुत हल्का सा छोटा सा ही है। जैसे पता चला कि ये आदमी ठगी करने के लिए आया है, तो चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी इसकी पहचान करेगा और अचानक कार्रवाई नहीं करेंगे, उसका लिस्ट हम चिपकाएंगे, नोटिस देंगे,
उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहेंगे क्या करना है। तो वो जब अपना नाम हटा देंगे तो फिर एक ऑर्डर जारी होगा कि कोर्ट परिसर में ये आदमी घुस नहीं सकता। फिर भी वो घुसता है तो क्या करेंगे, तो 3 महीने की सजा और जुर्माना, ये दोनों भी हो सकते हैं। ये एक इसमें प्रावधान रखा गया। मैं जो 2-3 सुझाव आए हैं उनका जिक्र करना चाह रहा हूं। सुझाव कुछ अच्छे भी हैं। देखिए, एक सुझाव आया सुजीत कुमार जी से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। ये चर्चा में है, लेकिन विषय राज्यों से संबंधित है ज़्यादा। तो जैसे आपने कहा कि कुछ राज्य इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना रहे हैं, ये डिमांड है। मैंने भी मैंने मंत्रालय में पता किया, और जुडिशरी के जब मैं बात करता हूँ कुछ न्यायाधीशों से, तब भी ये विषय आता है। और मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन में भी गया, बार एसोसिएशन में भी गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में गया, तब ये विषय आया। तो हम इस पे आगे जो कार्रवाई करेंगे राज्यों से मिलकर के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेकर के इसमें कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय आया कि नालसा का, जो निरंजन रेड्डी साहब ने, वो ही हिमसेल्फ इज एडवोकेट, नालसा, जुगलबंदी, न्याय बंधु, दिशा, ये सब विषय उन्होंने रखा। ये सब ये प्रोग्रेस है सब। ये समय अभी मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन नेशनल लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है, इसकी अभी एक वर्कशॉप हुई थी श्रीनगर में। उसमें भी ये विषय आया कि वकीलों के चैम्बर होने चाहिए, वकीलों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ने ये टास्क हाथ में ली है। वो ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, इंटर्नशिप भी शुरू हुई है। जो नए जूनियर एडवोकेट है, इंटर्नशिप के माध्यम से उनको काम भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। और जो सोशल सिक्योरिटी की बात की विजय साई रेड्डी जी ने, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इंश्योरेंस का विषय है, कभी इंश्योरेंस का कवर इनको मिलना चाहिए। उस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लीगल फी वाला विषय आपका पर्सनल है, उस पर ज्यादा मुझे कमेंट नहीं करना, फिर अलग से बात करता हूं मैं आपसे। मैं जो रविंद्र कुमार जी वाला विषय आया, अमरावती वाला, ये विषय भी हमारे यहाँ चल रहा है। ये विषय आता रहता है कि इधर से भी आता रहता है, उधर से भी आता रहता है। तो कभी बैठ के बात करेंगे अपन कि क्या करना है। चाय पे चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम इस तरह के पुराने जो कानून हैं उनको भी समाप्त कर रहे हैं। जैसे अभी जिक्र आया 1486 कानून तो हम समाप्त कर चुके हैं। 76 रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पेश हो चुका है। तो ऐसे करके 1562 1562 कानून ऐसे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, और अननेसेसरी वकीलों की लिस्ट में भी थे, उनको हम हटा रहे हैं और नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग दे रहे हैं। मैं फिर वो पंच प्राण, जैसे ये बड़ा विषय था मद्रास हाईकोर्ट वाला, मद्रास हाईकोर्ट भी है, कटक हाईकोर्ट भी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट भी है, कलकत्ता हाईकोर्ट भी है। तो ये जुडिशरी का ऐसा मानना है कि भाई हम हमारे हिसाब से इसमें निर्णय करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की जो संकल्प लिया, उसमें तो जो ये सदस्य भाव रख रहे थे, वही तो भाव थे कि भारत को विकसित भारत बनाना, नंबर 1 गुलामी के अंशों का अंत करना, नंबर 2 उसी से संबंधित है। इसलिए भाव तो आ ही रहे हैं। विरासत पर गर्व हो ऐसा काम करना, एकता एकजुटता बनी रहे ऐसा काम करना, और कर्तव्य पालन पर जोर देना। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से जिन्होंने इसमें भाग लिया उनका धन्यवाद करते हुए अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।